हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज से मैं शुरू करने वाला हूं आप लोगों के लिए करंट अफेयर का मॉर्निंग डोज। तो इसमें हम लोग करेंगे टॉप 5 करंट अफेयर। तो टॉप 5 करंट अफेयर हम लोग डेली के करने वाले हैं, तो आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों भारत के एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, और विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करेंगे, भारत में रामसर स्थलों की बात करेंगे, दयानंद सरस्वती जयंती की बात करेंगे, और मेरा अभियान क्या है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगी तो आप लोग टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पीडीएफ को ले सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। चलिए, अगर हम बात करें आज के सुविचार की दोस्तों, आज का जो कोट है, जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में सुख दुख, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन हार मानना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। असफलताएं देखने को मिलेंगी, एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा, 2 एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हार मान के बैठ जाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता। फिर से लड़ना पड़ेगा, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से अपने आप को निखारना पड़ेगा, और फिर अच्छे तरीके से तैयारी करके अगले एग्ज़ाम के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो अगर आप लोग लड़ेंगे तभी आप लोगों के कदमों में जहां होगा। तो अब हम इसके बाद हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आज का पहला करंट अफेयर विश्व हिंदी सम्मेलन से है, जो कि हम लोग देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ से आप लोगों के आने वाले एग्जामों में। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे, विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगर हम हिंदी सम्मेलन की बात करें, विश्व हिंदी सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर भारत की जो राजभाषा हिंदी है उसको प्रमोट करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को मान्यता प्रदान करने के लिए एक चलाया जाने वाला एक क्या है, ये सम्मेलन है जिसको हम विश्व हिंदी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अभी वर्तमान में 12वां संस्करण है जो कि हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है आप लोगों से पूछा जाएगा, तो फिजी है, एक फिजी द्वीप समूह है नाडी में, तो वहाँ पर ये है विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अभी अगर हम इसकी डेट की बात करेंगे दोस्तों, तो 15 से 17 फरवरी 2023 तक ये मनाया जाएगा। आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि 12वां हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो 15 से 17 फरवरी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर हम फिजी द्वीप समूह की बात करेंगे दोस्तों, तो इसकी राजधानी सुआ है, और इसकी मुद्रा FJD यानी कि फिजी डॉलर है, जो कि यहाँ की मुद्रा है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर हम भारत की बात करेंगे, भारत से विदेश मंत्री जो जयशंकर हैं, एस जयशंकर, वो है जो कि इसमें शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे भारत की तरफ से। और फिजी के अगर हम प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो इनका नाम है सितविनी राबुका। सितविनी राबुका आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये आप लोगों को फिजी याद करना है। अगर हम बात करेंगे इस विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम की, तो इस वर्ष की जो इसकी थीम रखी गई है, पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे को देखते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन का अगर हम उद्देश्य की बात करेंगे, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना इसका उद्देश्य है। दोस्तों आप लोगों से पहले हिंदी सम्मेलन की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। पहली बार 1975 में ये आयोजित किया गया था। 10 से 14 जनवरी आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया, तो 10 से 14 जनवरी 1975 में मनाया गया था। कहाँ पर? नागपुर में मनाया गया था दोस्तों, भारत के नागपुर शहर में। और इसकी अध्यक्षता की थी मॉरिशस के राष्ट्रपति शिवसागर राम गुलाम ने, और इसका उद्घाटन किया था देश के इंदिरा गांधी ने इसका यहाँ पर उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है,
तो 10 जनवरी जिस दिन पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो उस दिन को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 10 जनवरी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी के साथ राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो 14 सितंबर को भारत ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था, 14 सितंबर 1949 को। इसलिए हिंदी दिवस के रूप में हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस में, यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर है जिसमें हम बात करने वाले हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में। दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में हमारे भारत में जाने जाते हैं और एक समाज सुधाकर के रूप में हम लोग इनको देखते हैं। इनकी 200वीं जयंती है जो कि इस वर्ष मनाई जा रही है, इसलिए आप लोगों के एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जब भी किसी की वार्षिक जयंती मनाई जाती है, जैसे शताब्दी वाली जयंती मनाई जाती है, 200वीं जयंती, 150वीं जयंती, 500वीं जयंती, 100वीं जयंती, तो इस टाइप के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बन जाते हैं। तो इसलिए दयानंद सरस्वती आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और 12 फरवरी को इनका जन्म हुआ था 1824 में गुजरात में, तो इसलिए 12 फरवरी को यहाँ पर इनकी जयंती मनाई जाती है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। और आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि इनके बचपन का नाम क्या है, तो मूल शंकर आप लोगों को ध्यान में रखना है। दोस्तों, मात्र 14 वर्ष की आयु में इनकी बहन का निधन हो जाता है, और जब इनकी बहन का निधन हो जाता है तो इनको बड़ी यहाँ पर ये परेशान हो जाते हैं। उसके बाद ये ज्ञान प्राप्ति के लिए कि मृत्यु क्या होती है, जिंदगी क्या होती है, इस चीज़ को जानने के लिए ये निकल पड़े घर से। और इन्होंने सबसे पहले अपने गुरु पूर्णानंद के शरण में गए, जिन्होंने इनको दयानंद सरस्वती का नाम दिया। जब दोस्तों इनके जो दूसरे गुरु थे जिनका नाम है विरजानंद स्वामी, जिनसे इनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इन्होंने यहाँ पर से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की और वेदांत के दर्शन की बात इन लोगों ने की। तो वेदांत इन्होंने पढ़ा, जिस कारण इनको यहाँ पर भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। और यहाँ पर इन्होंने जब वेद पढ़ने शुरू किए दोस्तों, तो इन्होंने बाद में आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और इन्होंने एक महत्वपूर्ण नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया है, या फिर आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा बॉम्बे में की जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कहाँ पर की गई है, बॉम्बे में। उसके अलावा इनके जो महत्वपूर्ण कार्य थे, इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश। इसमें इन्होंने वेदांत दर्शन के बारे में बात की और आर्य समाज के माध्यम से इन्होंने छुआछूत, पाखंड, जो भी महिला विरोधी चीज़ें हो रही हैं समाज में, उन कुरीतियों को मिटाने के लिए इन्होंने काम किया दोस्तों। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी कि एक महत्वपूर्ण समाज सुधारकर के रूप में हमारे देश में दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। इन्होंने पाखंडी खंडिनी पताका नामक संगठन 1863 में बनाया था। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। जो लोग हिंदू धर्म से दूसरे धर्मों में परिवर्तित हो चुके हैं, चाहे वो ईसाई धर्म हो, मुस्लिम इस्लाम धर्म हो, तो इनमें जो भी हिंदू परिवर्तित इन्होंने अपना धर्मांतरण कर लिया है, इनको पुनः हिंदू धर्म में धर्मांतरण कराने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, जिसको हम शुद्धि आंदोलन के रूप में जानते हैं। तो ये बातें हैं जो कि दयानंद सरस्वती के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए और यहाँ से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर के साथ हम लोगों ने थोड़ा सा हिस्ट्री का टॉपिक भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट उसमें, जो कि हमारा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है जो कि भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है और इसका जो पहला चरण है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में 12 फरवरी को किया गया है। और ये जो पहला चरण है, सोहना से दौसा के बीच में 248 किलोमीटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। अब अगर हम बात करेंगे ये सोहना और दौसा कहाँ पर हैं, तो सोहना आप लोगों को हरियाणा वाला क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और अब ये तो था करंट अफेयर के हिसाब से कि इसका पहला चरण कहाँ पर स्थापित किया गया मोदी जी के द्वारा, या फिर इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, सोहना से दौसा 248 किलोमीटर।
लेकिन अगर हम दिल्ली एक्सप्रेस मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो ये दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा दोस्तों। तो इसलिए आप लोगों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आने वाले एग्जाम में 1386 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है और 8 लेन का है ये दोस्तों। 8 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, इसको 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी टेक्निक है जो कि इसमें यूज की गई है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि एशिया का पहला और विश्व का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है दोस्तों जहां पर वन्य जीवों के लिए ओवरपास की सुविधा है। अगर हम बात करेंगे ये एक्सप्रेसवे है तो इसके ऊपर से यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, जो भी वन्य जीव हैं, जो भी जंगली जानवर हैं, उनके आवाजाही के लिए यहाँ पर ओवरपास की सुविधा यहाँ पर की जाएगी। तो इस प्रकार ये एशिया का पहला एक्सप्रेसवे होगा हमारे भारत का। तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 6 राज्य इसमें शामिल हो रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, MP, गुजरात और महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको मैप के माध्यम से देख लेते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली हरियाणा वाला क्षेत्र है, हरियाणा का सोहना आप लोग देख रहे हैं, और सोहना से दौसा यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, दौसा थोड़ा सा नीचे है। 248 किलोमीटर यहाँ तक अभी तैयार हो चुका है ये, और इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा कर दिया गया है। अगर हम बात करेंगे टोटल, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मुंबई नीचे, तो मुंबई तक है जो कि इसकी टोटल लंबाई 1358 किलोमीटर की देखने को आप लोगों को मिलेगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन कर रखी हैं, आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया है हर एक चीज़ यहाँ से। अब हम देख लेते हैं रामसर स्थल दोस्तों। रामसर स्थल से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में, और करंट अफेयर के लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हम वर्तमान में 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं भारत के स्वतंत्रता की। तो इसलिए भारत सरकार के द्वारा इसमें जो नए रामसर स्थल है उसको शामिल करके टोटल 75 रामसर है जो कि भारत में शामिल कर दिए गए हैं। ये जो रामसर स्थल होते हैं दोस्तों, ये आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर जिसको हम वेटलैंड एरिया बोलते हैं। जैसे हम जो तालाब है उसके आसपास की जो भूमि होती है उसको हम आर्द्र भूमि बोलते हैं, और अगर हम इसको संरक्षित कर देते हैं तो इसको हम रामसर स्थल में शामिल कर देते हैं। तो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वर्ष 2022 में 11 नए स्थलों को शामिल किया गया है भारत के। अगर हम रामसर स्थल की इतिहास की बात करें दोस्तों, तो ईरान में एक शहर है रामसर, वहाँ पर इसका पहला सम्मेलन किया गया था। वहाँ पर ये संधि समझौता किया गया था आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए वर्ष 1971 में 2 फरवरी के दिन। तो उस दिन से हम लोग प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और ये जो संधि है 1975 से लागू हो जाती है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे भारत की, तो 1 फरवरी 1982 को भारत ने इसमें हस्ताक्षर किए, और इस प्रकार से भारत भी यहाँ पर शामिल हो गया। तो भारत के महत्वपूर्ण स्थल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, और ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक स्थल किस राज्य में है रामसर स्थल। तो तमिलनाडु में 14 स्थल हैं, 75 में से 14 स्थल तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करेंगे पहला रामसर स्थल भारत से कौन सा था, तो चिल्का झील है उड़ीसा। आप लोगों को ध्यान में रखना है, चिल्का झील उड़ीसा, खारे पानी की झील है ये, ठीक है। और 1981 में इसको रामसर स्थल में शामिल किया गया था। 1981 में एक स्थल और था जिसको शामिल किया गया था, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान में है, इसको भी पहला रामसर स्थल में यहाँ पर शामिल किया गया था। पहला नहीं दूसरा आप लोग कहेंगे, क्योंकि पहला चिल्का हो गया और दूसरा केवलादेव। और इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वर्तमान में 75वां रामसर की, तो काजीरंगकुलम है पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, जो कि 75वां रामसर स्थल है बना है। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि 75वां रामसर स्थल कौन सा शामिल किया गया है भारत की तरफ से, और वो कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में काजीरंगकुलम पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है।
दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 4 टॉपिक हैं जो कि अभी तक पढ़ लिए हैं। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि हाँ आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करना। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम बात करेंगे आज के अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा मेरा अभियान। अंग्रेजी में इसको हम MIRA बोलेंगे दोस्तों। अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म की, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये मेरा अभियान। आने वाले 1 साल तक ये क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर में बनेगा। इसलिए बनेगा क्योंकि हम अभी देखेंगे इसको क्यों बनेगा। पहले आप लोग इसका फुल फॉर्म है जो कि देख लें, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। दोस्तों अगर हम मिलेट की बात करें तो मिलेट का मतलब होता है मोटे अनाज। मोटे अनाज में बाजरा, तो बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, ये सभी मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं। और भारत सरकार के द्वारा अभी G20 की अध्यक्षता की जा रही है। भारत में G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। और इस दौरान ये जो बाजरा है, मोटे अनाज है, इनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने इस अभियान को चालू कर रखा है, यानी कि इसकी पहल कर रखी है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है मेरा अभियान। इसके अलावा भारत सरकार ने अभी कुछ दिन पहले 1 फरवरी को बजट पेश किया था, जिसमें इन्होंने श्री अन्न योजना के बारे में बात की थी। और श्री अन्न योजना का भी संबंध दोस्तों मोटे अनाजों से है, बाजरा से है। और हम लोगों ने ये भी देखा था उसमें कि श्री अन्न योजना में इसमें जो सहयोग मिलेगा वो हैदराबाद की एक संस्था है जिसको हम भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान बोलते हैं। आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तेलंगाना हैदराबाद में ये स्थित है। और श्री अन्न योजना के जिम्मेदारी है जो कि इसको दी गई है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो संयुक्त राष्ट्र है उसके द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लिखेंगे। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब, किस वर्ष को घोषित किया गया है, तो वर्ष 2023 आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत की अगर हम बात करें, विश्व में सर्वाधिक सबसे पहला स्थान है जो कि बाजरा में है। और 38% उत्पादन भारत के द्वारा बाजरे का किया जाता है। और अगर हम राज्यों में बात करेंगे दोस्तों, तो राजस्थान राज्य है जो कि शीर्ष पर है। इस टाइप के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बाजरा उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है, राजस्थान। अगर हम विश्व में बात करेंगे तो भारत है जो कि 38% उत्पादन बाजरे का करता है। दोस्तों इस प्रकार है जो कि आज हम लोगों ने 5 टॉपिक हैं जो कि कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।